फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू योर चैनल बिंदास स्टडीज़। तो मैंने एक बार को जब हिमाचल प्रदेश पीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था, मैंने आपसे डिस्कस करा था और आपसे कुछ सवाल पूछे थे जिसका जवाब आप में से किसी ने नहीं दिया था, जो कि बहुत गलत बात है। एनीवेज, चलिए देख लेते हैं कैसा हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम और कैसे थे आंसर्स। देखिए, ये आपने देखा है ना, इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको इंग्लिश लिटरेचर के मिलेंगे, कुछ हिंदी लिटरेचर के मिलेंगे और कुछ हिमाचल प्रदेश स्पेशल के और कुछ जीएस के, और फिर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री। ठीक है, तो देखिए आप देख सकते हैं लिखा है कि चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, तो आप इसको इसमें बताना है कि आई वॉज डैश सॉन्ग वाइल आई वॉज रिटर्निंग होम। ठीक है, इन्होंने 4 ऑप्शन दिए, तो लिसनिंग टू और ये जो मैंने आंसर लगाए हैं ये इनके ऑफिशियल आंसर की के आंसर्स हैं, ये मेरे आंसर्स नहीं हैं। ठीक है, फिर इन्होंने सेकंड क्वेश्चन पूछा, चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्टिव वॉइस। ठीक है, फिर उन्होंने एक दे दिया ना कि प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। ठीक है ना, और फिर उसके बाद 4 ऑप्शंस दिए, तो इनमें से जो सही हो वो लगा लीजिए। ठीक है, फिर मैं ये तो देखिए आपको अपनी बुद्धि विवेक से आपको करना है, बिकॉज ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ कि पेपर कैसा होता है उसका। ठीक है, हिस्ट्री के क्वेश्चन हम बाकायदे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी देख लेते हैं। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। अभी करेक्ट सेंटेंस पूछ रहे हैं, इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं कि इनमें से करेक्ट कौन सा है ये बताना है। बाय द वे, मैं ये पेपर भी टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप इसको देख लीजिएगा। फिर इन्होंने पूछा है कि चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग्स। अब जो फॉलोइंग्स है, जैसे आई सेड सोहन व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, फिर उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें जो आपको सही लगे वो बताइए। इनके हिसाब से आई आस्क सोहन व्हाट हिज नेम वॉज, ये है। फिर उन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द गिवन एक्सप्रेशन यू आर सच एन अ पैथेटिक पर्सन यू। अब डैश, अब इसका मतलब क्या निकालना है, तो इनके हिसाब से अ पैथेटिक पर्सन वो होता है जो दूसरों की केयर नहीं करता, डू, जैसे ऑप्शन ए है ना, डू नॉट केयर अबाउट अदर्स, तो वो। फिर उन्होंने 6वां क्वेश्चन पूछा है इंडिकेट द इनकरेक्ट सेंटेंस। अब आपको इंडिकेट करना है कि कौन सा, विच वन इज़ अ इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन हो गए। फिर उन्होंने 7वां पूछा है, ये इंग्लिश लिटरेचर का ये भी सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग। ठीक है, जम्प्ड पार्ट्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है ना, अब आपको बताना है कि अब आपको क्या करना है, इन जो फॉलोइंग सेंटेंसेस हैं इनको एक सीक्वेंस में लगाना है और बताना है कि कौन सा मीनिंगफुल बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश पीएससी, फर्स्ट वन इज़ अ करेक्ट आंसर। फिर इन्होंने पूछा है, अब आपके 7 सवाल हो गए इंग्लिश लिटरेचर के, अब आपके 7 सवाल होंगे हिंदी लिटरेचर के। तो इन्होंने पूछा है वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण है। तो इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें संयुक्त क्रिया इनका आंसर है। फिर उन्होंने पूछा है कि 9वां क्वेश्चन, इधर उधर मत घूमो। इसमें जो मत में जो एक अंडरलाइन, मत पे अंडरलाइन हुई है ना, इसमें मत जो है वो, तो जो मत है वो कौन सा अव्यय है या निपात है, तो ये निषेधात्मक निपात है इनके हिसाब से। अब ये क्वेश्चन तो वो बता सकते हैं जिन्होंने हिंदी लिटरेचर अच्छे से पढ़ी हो, जिनको आती हो। फिर उन्हें पूछा है कि छुटभइये अपराधी समाज का माहौल बिगाड़ रहे हैं, ये कौन सा समास है। ठीक है, तो मैंने हालांकि इसमें टिक नहीं लगाया, इनके हिसाब से ये बहुब्रीहि था, मैंने इस पर टिक नहीं लगाया। ठीक है, और फिर उन्होंने लिखा है प द अ र ओ क श अ वर्णों का संयोग मिला के क्या बनेगा। मतलब इनको ये इन्होंने संधि विच्छेद कर दी है, उसको मिला के क्या बनेगा, इनके हिसाब से परोक्ष बनेगा। 12 को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, वन का मतलब भी अरण्य होता है, विपिन मतलब भी अरण्य होता है, और जंगल मतलब तो होता ही। उपवन नहीं है। ठीक है, उपवन अरण्य का यानी जंगल का पर्यायवाची नहीं है। तो 7 क्वेश्चन तो आपको ऐसे देख रहे हैं। तो अब इन्होंने फिर एक क्वेश्चन पूछा है, प्रविशेषण शब्द में शब्द वे हैं जो, मतलब प्रविशेषण क्या होता है। तो इन्होंने आंसर बताया है, प्रविशेषण वो होते हैं जो कि विशेषता बताते हैं। ठीक है, फिर देखिए 14, इन्होंने पूछा है कि किस निम्नलिखित में से किस काव्य पंक्ति में मानवीकरण अलंकार नहीं है। 4 दिए गए हैं, कौन सा मानवीकरण अलंकार नहीं है। तो इन्होंने आंसर ये बताया है कि यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रही। ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, तो ये अगर आपको हिंदी लिटरेचर आती होगी तो आपको पता होगा, बाय द वे मुझे नहीं पता। तो 7 क्वेश्चन हिंदी ग्रामर के हो गए, इंग्लिश ग्रामर के हो गए। अब हमें देख रहे हैं यहाँ से, अब हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश स्पेशल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हिमाचल प्रदेश। अब इनमें से कौन सा है जो हिमाचल प्रदेश के बारे में सही है। ठीक है, तो इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं, ये आप देख लीजिएगा।
इसकी आंसर की वैसे तो वेबसाइट पे भी पड़ी है, आप मैच कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी हिमाचल प्रदेश डिस्कस नहीं कर रही स्पेशल, और ना ही इसका जीएस करूँगी, बिकॉज मैं आपको हिस्ट्री बताऊँगी, बाकी ये आप खुद से चेक करेंगे। फिर उन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ नॉट मैच्ड करेक्ट विथ इट्स डिस्ट्रिक्ट। अब ये ग्लेशियर्स के नाम है और ये इनके डिस्ट्रिक्ट्स के नाम है, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, आपको ये बताना है। फिर उन्होंने पूछा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग्स ईयर्स द हिमाचल प्रदेश शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंक्लूडेड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन इन इट। अब इन्होंने पूछ लिया है कि इनमें से कौन सा है जो अनुसूचित जाति और जनजाति कॉरपोरेशन ने अपने साथ अनुसूचित जो जनजाति है उसको सम्मिलित किया, कौन से ईयर में किया, इन्होंने ये पूछा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये तो मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि कैसे सवाल आते हैं, ताकि आप जब कभी दें तो आपको पता हो कि सवाल कैसे आते हैं, बिकॉज इन्होंने पहली बार ऐसा किया है कि इन्होंने हिंदी और इंग्लिश लिटरेचर के सवाल डाले हैं। अब देख लीजिए, इन्होंने पूछा है द फिल्ली डांस इज परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। मतलब फिल्ली डांस कहाँ पे होता है, तो फिल्ली डांस हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का है, इन्होंने आंसर बताया है। और फिर इसने पूछा कि अब आपके क्वेश्चन वो ख़त्म हो गए, अब आपके क्वेश्चन आएंगे, शुरू होते हैं जीएस से। अब 23वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फीचर ऑफ द जो पेंसुलियर प्लेटू है ऑफ इंडिया, यानी कि जो आपका जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके बारे में कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो दक्कन का पठार में से करेक्ट क्या होगा, इस पर मैंने निशान लगाया है, आप देख ही सकते हैं। फिर उन्होंने पूछा है कि हु वॉज द अवॉर्डेड द द्रोणाचार्य अवार्ड 2020 इन लाइफ टाइम कैटेगरी इन टेनिस। अब किसको मिला था द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है, 2020 में, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये आप कैटेगरी में। तो ये इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं और इनका बताया हुआ ये आंसर है। और फिर उन्होंने पूछा कि वन ऑन इट्स क्रिएशन एज अ स्टेट इन 2000 उत्तराखंड बिकम द स्टेट ऑफ इंडिया। मतलब कौन सा स्टेट बना, कौन से नंबर पे का, तो इन्होंने ये पूछा 27वां स्टेट रहा है, ये तो खैर आपको जानना भी चाहिए। फिर उन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट परसेंटेज ऑफ इंडियाज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी इन द ईयर 1991। 1991 में कितनी थी जीडीपी, ठीक है, सकल जो स्वदेशी उत्पाद था उसका सही प्रतिशत क्या था, इन्होंने ये पूछा है। ठीक है, और फिर उन्होंने पूछा है कि द बुक ग्रेट सर्कल रिटन इन 2021 बाई, किसके द्वारा लिखी गई है ग्रेट सर्कल, तो मैंने देखिए इस पर निशान लगाया, आप खुद भी देख सकते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि देखिए ये भी स्पोर्ट्स से सवाल है कि ऑफ द फॉलोइंग विच स्पोर्ट्स पर्सन विमेन हैज़ वॉन द मैक्सिमम लंदन मैचेस बिटवीन 2015 और 2021। खैर ये क्वेश्चन तो आपको जानने चाहिए, तो ये सेरेना विलियम्स है क्योंकि इन्होंने 2 बार जीता है, 2015 से 2021 के बीच में। ठीक है, तो फिर इन्होंने पूछा कि व्हेन वॉज जर्मनी रीयूनाइटेड। अगर अब आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो देखिए आपको ये सवाल तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, इसका मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे 21 का आंसर क्या है, कि जर्मनी का दोबारा एकीकरण कब हुआ, इसका जवाब आप मुझे देंगे। फिर उन्होंने एक जीएस से सवाल पूछा कि आइडेंटिफाई फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग द ईयर ऑफ द फर्स्ट फिजिकल समिट ऑफ, जो आपका क्वाड है, ठीक है, उसका फुल फॉर्म जो है, ठीक है, क्वाड्रिल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड, ये उसकी फिजिकल पहली समिट कब हुई थी। ठीक है, अब आपके ये जीएस के सवाल अभी चल रहे हैं, और फिर आपका सवाल अब आपका 31 से शुरू होता है, क्योंकि 70 सवाल इसमें इतिहास के थे। तो अब 70 सवाल में आपको देखना है कि ये इन्होंने इतिहास को लेके क्या पूछा है। देखिए मेरे हाथ में फ़ोन है और बिना स्टैंड किया मेरा हाथ तो बहुत दुख रहा है और हिल भी रहा है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। अब इन्होंने पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो कौन सा सही है कि इन 20 दयाराम साहनी स्टार्टेड एग्जीक्यूशन एट हड़प्पा। तो क्या 2020 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की थी? बिल्कुल गलत है, 2021 में की थी, 1921, सॉरी 2000 गलत बोल गई मैं, 1921 में की थी, 20 में नहीं की थी। और 22 में किसकी हुई थी? 22 में आपके जो राखालदास बनर्जी हैं वो मोहनजोदड़ो की खुदाई करते हैं। फिर सेकंड क्या है, सेकंड क्या स्टेटमेंट है कि अमलानंद घोष वॉज द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट टू आइडेंटिफाई सिमिलरिटीज बिटवीन द प्री हड़प्पन कल्चर एंड द मैच्योर हड़प्पन कल्चर। तो क्या अमलानंद वो पहले आर्कियोलॉजिस्ट थे यानी पुरातत्वविद थे जिन्होंने पूर्व हड़प्पा यानी प्री हड़प्पन और जो परिपक्व हड़प्पा था, मैच्योर हड़प्पन था, उनके बीच में सिमिलरिटीज़ की बात की, समानता की बात की। तो यस, दिस इज़ द राइट
आंसर। तो ये सही है और ये गलत है, बट इन्होंने दोनों को सही बताया है, तो इनका ये गलत है। अब आगे ये ठीक करते हैं कि नहीं ये मुझे नहीं पता। फिर देखिए इन्होंने पूछा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऋग्वेद। अब ऋग्वेद के बारे में इनका जो सही स्टेटमेंट है वो आपको बताना है। तो फर्स्ट क्या है कि जो इन द बैटल ऑफ द 10 किंग्स यानी दाशराग, ठीक है, भारता चीफ सुदास फॉट अगेंस्ट द, क्या है, कितने लोगों के बीच में किया था, 10 ट्राइब्स के बीच में। एक मिनट, इसमें 10 लिखा है, इसमें 18 लिखा है। ओ ओके ओके, यहाँ इन्होंने 18 मेंशन करा है और यहाँ इन्होंने 10 मेंशन करा है। तो 10 तो सही है, लेकिन अगर जिन्होंने हिंदी को फॉलो करा होगा उनका तो आंसर गलत हो जाएगा। यानी कि अगर आप हिंदी को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 18 जनजातियों के बीच में तो नहीं हुआ था, लेकिन 10 ट्राइब्स के बीच में तो हुआ था। मतलब उनकी सुदास की लड़ाई 10 जनजातियों से, मतलब 10 जातियाँ जनजातियाँ जो भी, मतलब उसमें 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे, उनसे हुई थी, ये सही है। बट अगर आप इसके हिंदी को फॉलो करोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। फिर उन्होंने पूछा है कि सरस्वती नदी के तट पर यह महान युद्ध हुआ था। नहीं, ये किस पे हुआ था, ये लिखा है ना कि आपका द ग्रेट बैटल टुक प्लेस ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर सरस्वती। नहीं, ये तो परशुणी यानी रावी के तट पे हुआ था। तो ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। पर अगर ये 18 देख के जिसने आंसर लगाया होगा वो तो बिल्कुल ही एक सवाल गलत हो गया। फिर इन्होंने पूछा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वर्णा सिस्टम। तो आपको वर्णा सिस्टम के बारे में जो स्टेटमेंट है उसके बारे में बताना है कि वर्ण व्यवस्था का पहला उल्लेख पुरुष युक्त में होता है, यानी कि द अर्लीस्ट रेफरेंस टू द वर्णा सिस्टम ऑफकोर्स इन द पुरुषा सूत्र। और सेकेंड वन क्या है कि वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक वैदिक ग्रंथों एक विशेषता के रूप में देखता है। अब इनके हिसाब से केवल एक सही है, ठीक है, और मेरे हिसाब से दोनों सही है। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए और इस पर मुझे डाउट है, आप अपना बताइएगा कि आपको डाउट है यानी आपको सही लगता है, और आपको सही लगता है तो क्यों लगता है। फिर उन्होंने पूछा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द क्रॉप्स इन द वैदिक लिटरेचर। अब ये उन फसलों के क्रॉप्स के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्या गोधूम शब्द गेहूँ को संदर्भित करता है, ये मैंने आपको कल ही बताया था, बिल्कुल करता है। और चावल ब्रीही को करता है। देखिए ब्रीही वाला जो सवाल है गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भी आया और यहाँ भी पूछा गया, इसीलिए मैं कहती हूँ जब क्वेश्चन देखा करिए, ये आपके यूजीसी नेट के लिए भी बहुत यूजफुल रहेगा। तो बोथ आर करेक्ट, यानी दोनों सही हैं, ठीक है। और फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज गॉडेस ऑफ द वैदिक लिटरेचर, ठीक है ना। अब ये पूछ रहे हैं वैदिक साहित्य की देवी कौन है इनमें से। तो पता है ये रुद्र नहीं है, आदित्य नहीं है और वृत नहीं है, वाक है। हालांकि ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता था, टू द वेरी ऑनेस्टली आंसर कर रही हूँ, मुझे ये नहीं पता था। तो मैंने वाक का मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि वाक से कौन सी देवी को रिलेट कर रहे थे, बट इनकी आंसर की में यही आंसर सही है। फिर देखिए द रेफरेंस टू द उदालक आरूढ़ी इज फाउंड इन, अभी पूछा जो रेफरेंस दिया गया ना उदालक आरूढ़ी का, वो किस में मिलता है। तो देखिए वो बृहदारण्यक में भी मिलता है और छांदोग्य में भी मिलता है, लेकिन छांदोग्य में पहले मिलता है, तो इसलिए ये ज़्यादा करेक्ट है। करेक्ट तो दोनों होंगे, बट अगर ये भी ऑप्शन में और ये भी ऑप्शन में तो आपको छांदोग्य ही आपका कंसिडर किया जाएगा। फिर देखिए इन्होंने पूछा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द आहाड़ कल्चर पॉटरी। अब आहाड़ कल्चर की जो पॉटरी है उसके बारे में आपको बताना है कि इनमें से क्या सही है क्या गलत है। कि जो आहाड़ पॉटरी मोटे चाक से बने काले और लाल रंग के बर्तन थे, कि ठीक है, और दूसरा है इनमें से कोई पेटेंट डिज़ाइन नहीं है। तो कि बिल्कुल सही है कि जो मोटे चाक के बने काले और लाल रंग के बर्तन थे, जो आहाड़ कल्चर था। आहाड़ कल्चर आपको पता है ना कौन सा कल्चर था, आहाड़ कल्चर चालकोलिथिक कल्चर था, ठीक है ना, चालकोलिथिक, ठीक है। मैंने कि तांबा और लिथिक मतलब क्या होता है, पत्थर, है ना, कि ताम्र पाषाण काल से रिलेट करता है ना आहाड़। तो और आहाड़ है कहाँ, राजस्थान में, है ना। तो आपका जो करेक्ट एक सही है, लेकिन इसमें कोई पेटेंट डिज़ाइन नहीं थी, गलत है। इसमें डिज़ाइंस हैं अलग अलग डिफरेंट, आप एक बार गूगल करेंगे तो आप देखिएगा कि आहाड़ की पॉटरीज पे बहुत सारे डिज़ाइंस हैं। फिर देखिए उन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पेंटेड ग्रे वेयर पीजीडब्ल्यू कल्चर इज करेक्ट। तो कौन सा करेक्ट है पीजीडब्ल्यू कल्चर के बारे में ये बताना है। तो आपको पता है पेंटेड ग्रे वेयर क्या है, एक तरह की पॉटरी है ना। तो इसकी पहचान पहले कौशाम्बी में हुई, ये सही है। कि घग्गर हाकरा क्षेत्र के स्थलों ने लोहे की कलाकृतियों का प्रमाण है, ये सही है। जखेड़ा में सोना और तांबा मिला है, ये सही है। गंगा घाटी में पीजीडब्ल्यू के बाद जोरवे संस्कृति आती है, या ये सही है। तो ये कह रहे हैं कि कौन सा करेक्ट है। तो
इनके हिसाब से ये सही है कि जखेड़ा में सोना और तांबा मिला है। ठीक है, देखिए इनमें से किसी भी सवाल पे अगर आपका डाउट हो और आपको लगता है कि इनका आंसर गलत है, तो आप मुझे अपना आंसर विथ रेफरेंस आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे भेजिएगा, या फिर आप मुझे यूट्यूब पे भी मेंशन कर सकते हैं। फिर देखिए, दीर्घ निकाय के महापरिनिर्वाण सूत्र में दिए गए बुद्ध के निधन के निकट बुद्ध और आनंद के बीच बातचीत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द conversation between the Buddha and Ananda near the former's final passing away as given in, ठीक है, ये आपका महापरिनिर्वाण सूत्र ऑफ द दीर्घ निकाय इज करेक्ट। ठीक है ना, जो परिनिर्वाण सूत्र है वो किसमें है, दीर्घ निकाय में। आपको एक चीज़ तो यहाँ से पता चल रही है, तो क्वेश्चन ध्यान से देखा करिए, इससे आपकी क्वेश्चन में भी थोड़ी बहुत जानकारी हो ही जाती है। और अब इसमें से कौन सा करेक्ट है कि आनंद ने उनसे विनती की कि कुशीनगर वास्तव में उनके अंतिम निधन के सम्मान के योग्य है, ये, या बुद्ध ने आनंद को निर्देश दिया कि उनके अवशेषों को राजा के रूप में माना जाना चाहिए, या बुद्ध ने आनंद से कहा कि उनका अंतिम निधन एक ऐसे शहर में होना चाहिए जहाँ केवल मिट्टी की झोपड़ियाँ हो, या ये कहा कि अलकनंदा के जंगल के बीच एक गैर वर्णित शहर के रूप में जाना चाहिए। तो देखिए, इनमें से आपने अगर देखा होगा तो आपको पता है कि जो बुद्ध थे वो ये चाहते थे उनके जो अवशेष हैं, उनके जो शारीरिक अवशेष होंगे उनके ऊपर वैसे ही स्तूप बनाया जाए जैसा कि महान राजाओं के जो शारीरिक अवशेष होते हैं उनके ऊपर बनाया जाता है। तो ये कथन करेक्ट है। ठीक है, फिर देखिए ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द किंगडम ऑफ मगधा इज़ करेक्ट। अब मगध के बारे में कौन सा कथन सही है कि प्रारंभिक राजधानी पटना में थी? बिल्कुल नहीं। प्रारंभिक राजधानी आपकी क्या थी? आपकी प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज थी, फिर बाद में राजगिरी हुई, फिर पटना यानी पाटलिपुत्र हुई। ठीक है ना, बीच में कभी एक आध बार वैशाली भी हुई है, जब आपके ये टाइम था ना, जब आपका हर्यक वंश ख़त्म होता है उसके बाद बीच में एक टाइम था कि जो राजधानी है वो वैशाली भी जाती है। ठीक है, और ये फिर बाद में जो काला शोक है वो उस राजधानी को फिर से पाटलिपुत्र ले आता है, ऐसा है। तो ये एक बार देख लीजिएगा। तो मगध राज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही थी? तो बिल्कुल सही नहीं है। प्रथम राजा बिंदुसार था, नहीं। हर्यक वंश का प्रथम राजा तो बिंबिसार था और पहला राजा वही माना जाता है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो बहुत स्टार्ट से शुरू होगा कि पहला राजा, अगर देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री जब शुरू होगी तो कहा जाएगा कि पहला राजा मगध का वृद्धरथ था। ठीक है, तो फिर उसका पुत्र जरासंध होता है, ऐसा। फिर हर्यक वंश आएगा, है ना। तो इसमें से फिर इन्होंने कहा कि जैन ग्रंथों का दावा है कि बिंबिसार महावीर का अनुयायी था, या पुराणों में मगध राजाओं का उल्लेख नहीं है। तो पुराणों में मगध राजाओं का उल्लेख है, इसलिए ये गलत हो जाता है। तो कौन सा करेक्ट है ये पूछा है, तो जैन ग्रंथों का दावा है कि बिंबिसार महावीर का अनुयायी था। फिर उन्होंने पूछा है कि व्हाट वर जो संघ हैं ऑफ द महाजनपद। ठीक है ना, महाजनपद के संघ क्या थे? तो आपको पता है ना, महाजनपद के जो संघ थे वो कुलीन तंत्र थे। ठीक है ना, यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं थी, ये कुलीन तंत्र थे। ठीक है, और अब हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो 42 नंबर के हैं, और अब मेरा हाथ बहुत ज़्यादा दुख रहा है और मैं फ़ोन बहुत देर से होल्ड की हुई हूँ। तो जो 42 नंबर से हमारे क्वेश्चंस हैं ये हम आप नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। मैं सेकंड पार्ट में इसको बना दूँगी और मैं आपको इसकी जो PDF फाइल है वो टेलीग्राम पे शेयर भी कर दूँगी। PDF फाइल का भी नाम टेलीग्राम चैनल का भी नाम वही है जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। फिर हम 42 से आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको इन क्वेश्चंस को लेके जो भी क्वायरी हो या जो भी गलत लगे उसके आंसर आप मुझे खुद अपडेट करिएगा। सी यू देन, टेक केयर।